Good morning, students. Welcome back in social science class. How are you all? I hope you all are good and well and doing study, especially social science, during summer break. So be happy and stay healthy. So let's start our today's social science class. Dear students, today we are going to start chapter 2 from history. The name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो जैसा कि इस टॉपिक का हेडिंग है सोशलिज़म इन यूरोप, तो सोशलिज़म एक नई टर्म है आप लोगों के लिए। सोशलिज़म क्या होता है? समाजवाद, यानी जिसमें सोसाइटी की इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट चैप्टर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें हमने डिवीज़न देखी थी सोसाइटी की। सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, और जो थर्ड स्टेट था उसमें जो आम लोग थे, पुअर कैटेगरी के लोग थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं थे, और मोस्टली जो राइट्स थे वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, जिसमें नोबेलिटीज़ थे, चर्च था, प्रीस्ट थे, तो ये लोग जो थे इनको सारे विशेष अधिकार मिले हुए थे। आई होप यू रिमेंबर दैट द चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसमें हमने जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके जो साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी वो हमने डिस्कस किया था। चैप्टर में हमने पढ़ा था और समझा था कि उन लोगों को इतना दबाया गया था कि लास्ट में उन्होंने एक रेवोल्यूशन कर दी थी। तो रेवोल्यूशन हमेशा बेटा कब होती है? जब हमारे राइट्स जो कोई छीनता है, ठीक है, जब हमें राइट्स से डिनाइड किया जाता है तो लोग जो हैं अपने राइट्स की डिमांड के लिए अपने रूलर्स और अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो फिर आ जाता है सोशलिज़म। सोशलिज़म एक पॉलिटिकल आइडिया है, और इसकी शुरुआत भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। सोशलिज़म क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी। तो सोशलिज़म फ्रांस और यूरोप से कैसे रशिया में पहुंचा, इस चैप्टर के अंदर हम क्रॉनिकली स्टडी करेंगे। और सेकंड टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में होती है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होती है बेटा। तो ये फ्रेंच जो है रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, तो कितना गैप है? 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और जो रशियन रेवोल्यूशन है वो 20th सेंचुरी की बात है। तो लगभग 200 साल के गैप के बाद फिर एक रेवोल्यूशन होती है, और उसका वर्ल्ड के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ सोशल चेंज, कि सोसाइटी के अंदर सामाजिक जो परिवर्तन है वो कैसे आता है, क्या उस चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज़। प्रीवियस चैप्टर में क्या पावरफुल आइडियाज़ थे, यानी कि प्रीवियस चैप्टर हमने क्या रीड किया है बेटा? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें बहुत सारे आइडियाज़, जो नए आइडियाज़ थे, नए राइट्स थे, या अवेयरनेस थी लोगों की, फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये कुछ वर्ड्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, और ये फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किए गए थे। तो ये पावरफुल जो आइडियाज़ थे वो सर्कुलेट हो रहे थे पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्रिएट की, और एक ड्रामेटिक चेंज आया इन विच द सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, ये हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर था उसमें कैसे चेंज आया, एक नाटकीय बदलाव कैसे आया। एज यू
हैव रेड बिफोर द 18th सेंचुरी। ये चीज़ें हमने जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो 18th सेंचुरी में पढ़ा था हमने, यानी कि 1789 की जो रेवोल्यूशन थी उसके बाद चेंजेस आए थे। और सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एस्टेट्स एंड ऑर्डर्स। सोसाइटी जो थी एस्टेट में और ऑर्डर्स में बटी हुई थी, जैसे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या आते थे, जो राजा होता था, रूलर होता था, वो एरिस्टोक्रेट होता था, नोबल्टीज़ होते थे। और सेकंड एस्टेट में क्या आते थे बेटा, जो रूलर है उसकी फैमिली है, या तो ये हमने डिवीज़न लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी और चर्च, ये प्रिविलेज्ड सोसाइटी के कैटेगरीज थे जो कंट्रोल करते थे इकोनॉमिक और सोशल पावर को। यानी कि पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री जो थी उसका इकोनॉमिक और जो सोशल पावर था वो किन के हाथों में था, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में वही किंग आ जाता है, किंग के जो रिलेटिव्स हैं वो आ जाते हैं, नोबल्टीज़ आ जाते हैं, तो इनके पास ही सारी पावर थी। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद अचानक क्या हुआ, इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस, इसमें परिवर्तन आ रहा था। यानी कि समाज का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस आ रहे थे। थर्ड स्टेट के लोग सोच रहे थे कि इन्हीं लोगों को क्यों विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप और एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड। तो यूरोप और एशिया में ये जो विचार पनप रहे थे लोगों के अंदर अपने राइट्स को लेकर, वो डिस्कस होने शुरू हो गए थे। इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरेजियो talked of the significance of the French Revolution and many others। अब ऐसे ही विचार जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पावरफुल आइडियाज़ आए थे, वो विचारों से इंडिया में भी बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं। हमने 8th क्लास में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। हेनरी विवियन डेरोजियो, ये भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, लेक्चरर थे बंगाल के अंदर। राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बैन किया था सती प्रथा को, और बहुत सारी जो सुपरस्टिशंस थे, लोगों के जो अंधविश्वास थे उनको दूर करने में इन्होंने समाज की सेवा की थी। तो इन लोगों ने भी जो फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी, उसको सर्कुलेट किया था इंडिया के अंदर। और मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और क्रांति के बाद पूरे यूरोप के अंदर भी ऐसे डिस्कशंस शुरू हो गए थे। जो थर्ड क्लास के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वही सारे टैक्स क्यों पेड करें। इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज और डेवलपमेंट इन कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ क्या होता है बेटा, जैसे इंडिया है, इंडिया के ऊपर किसने राज किया था, इंग्लैंड ने, यानी कि ब्रिटिश कंपनी के अंडर था, तो इंडिया को क्या बोला जाता था, कॉलोनी। ऐसे ही अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर थे, तो इनको कॉलोनीज़ बोला जाता था। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसका इम्पैक्ट जो है इन देशों के अंदर भी पड़ा, और धीरे धीरे जो सोसाइटल चेंज था वो रीशेप हो रहा था। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे वो सभी जगह पर देखे जा रहे थे। नॉट एवरीवन इन यूरोप, जो चेंजेस आ रहे थे क्या इनको सभी ने एक्सेप्ट किया था। अब जो नोबल्टीज़ थे या चर्च था वो क्यों इसको एक्सेप्ट करता बेटा, क्योंकि जो परिवर्तन था वो किन के लिए था, थर्ड स्टेट के लोगों के लिए था। इसलिए सभी लोगों ने इसका वेलकम नहीं किया कि जो परिवर्तन आ रहा है सभी ने उसको फेवर किया हो। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 3 कैटेगरीज़ के लोग, जो थिंकर्स है या आम लोग अपने अपने जो विचार रखते हैं, उन विचारों को 3 कैटेगरीज़ में रख दिया जाता है, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स। वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो चेंजेस थे यूरोप के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सभी, हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी
responses varied from those who accepted that some changes were necessary. तो अलग अलग रिस्पॉन्सेस थे, जो चेंजेस आ रहे थे उनके बारे में सबकी अलग अलग राय थी। कुछ सोचते थे कि ये चेंजेस जो है नेसेसरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये होने चाहिए, और बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन ये धीरे धीरे होने चाहिए, एकदम से बदलाव अच्छा नहीं होता। ये लोगों की सोच थी रेवोल्यूशन के बाद। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, अब जो रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे, बिल्कुल चेंज करना चाहते थे, उन्हें रेडिकल्स बोला गया। कुछ जो थे कंजर्वेटिव थे, अदर्स वर लिबरल और रेडिकल्स। तो दीज आर द थ्री टर्म्स। ये टर्म जो थी रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो इनके मीनिंग से वो बदलते रहे हैं। व्हाट सेपरेटेड दी स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर, कौन से ऐसे विचार थे पॉलिटिक्स के जिससे लोग सेपरेट हो रहे थे या एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सेम थी, और इनको सेपरेट कौन कर रहा था? ऐसे विचारधारा के लोग जो बिल्कुल चेंजेस नहीं चाहते थे। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और इन ऑल टाइम्स। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये बदलाव जो आए उनको किस समय काल में एक्सेप्ट किया गया, किस में नहीं किया गया, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। और वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस थे 19th सेंचुरी में, अभी हमने 18th सेंचुरी की बात की कि उसमें चेंजेस स्टार्ट हो गए थे, तो ये 19th सेंचुरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसको हमें ब्रीफली देखना पड़ेगा और सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज्ड, और उनका क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। वी विल आल्सो फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट्स, इस पर भी फोकस किया जाएगा कि हिस्टोरिकल इवेंट्स इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट ए ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्म ऑफ सोसाइटी थ्रू द रेवोल्यूशन इन द रशिया। तो रशिया के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में हुई, लोगों की जो सोच बदली, वहाँ जो रशिया था वहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुई तो उससे क्या आया? सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया। तो वहाँ सोशलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी ना। पावरफुल आइडियाज़ क्या थे? फ्रीडम, जिसे हम आज़ादी कहते हैं, किससे आज़ादी? अपने अरिस्टोक्रेट से, चर्च से। इसी तरह इक्वलिटी कि सभी जो थर्ड स्टेट के या सेकंड स्टेट के ये सब लोग इक्वल हैं, तो इक्वलिटी लाने के लिए उन्होंने फ़ाइट की। लेकिन ये विचारधारा जो चेंज आ रहा था लोगों के अंदर, वो चेंज होते होते रशिया के अंदर सोशलिज़म में बदल गई, यानी डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशलिज़म। सोशलिज़म मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है। ये एक बिलीफ है जिसमें ऑल पीपल्स आर इक्वल एंड मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये एक सोच थी कि जितना भी समाज के अंदर उत्पादन होता है या जितने भी लिविंग सोर्सेज हैं, उनके ऊपर सबका बराबर हक, और काम के अनुसार जो जैसा काम करता है उसको वैसे ही राइट्स उनको, और वैसे ही उसको जो है मनी या प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो ये आगे हम डिटेल में सोशलिज़म के बारे में डिस्कस करेंगे कि रशिया के अंदर जो चेंज आया तो उसमें सोशलिज़म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। तो 20th सेंचुरी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। इसमें क्वेश्चन जो है पुट किया जाता है, तीनों की डेफिनेशंस आ जाती हैं कि लिबरल्स जो है उनकी सोच कैसी थी, रेडिकल्स क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे। तो फर्स्ट है वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो यानी कि सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ग्रुप था जो चेंज चाहता था, जिसे क्या बोला जाता था? लिबरल्स। इसे क्या कहते हैं बेटा? उदारवादी, जो सबके बारे में सोचते हैं, उदारवादी होते हैं। लिबरल्स वांटेड ए नेशन, ये क्या चाहते हैं? एक ऐसा राष्ट्र विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, कि जिसमें सभी धर्मों को समान माना जाए, जिसमें और जो रिलीजन्स हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं ये,
We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. जब ये बात हो रही है रिलीजन की कि सभी धर्म समान हो, उस वक्त यूरोप के अंदर क्या चल रहा था? डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यूरोप में कैथोलिक जो है धर्म, जो रिलीजन था टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्या चाहते थे? ये एक नई शाखा थी। कैथोलिक्स जो थे वो ट्रेडिशनल थे, रूढ़िवादी थे, वो चर्च को भी मानते थे और जो पॉप होता था उसको भी मानते थे और ईसा मसीह को भी। तो इनकी विचारधारा में ये तीनों चीज़ें थी। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे वो चर्च को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो ईसा मसीह को मानते थे। ठीक है, वो ईसा मसीह में विश्वास रखते थे, पॉप को एक रिप्रेजेंटेटिव मानते थे बस। तो थोड़ा सा इनकी जो रिलीजियस थिंकिंग थी वो डिफरेंस थी। तो ब्रिटेन के अंदर चर्च को, जो इंग्लैंड का चर्च था उसको फेवर में थे, ऑस्ट्रिया स्पेन के लोग जो थे कैथोलिक चर्च की फेवर में थे। तो यहाँ पर रिलीजियस माइंडेड नहीं थे, वो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है अपनी लोगों के साथ, जो थर्ड स्टेट है या फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, तो इनके रिलीजन भी अलग अलग थे और अलग अलग इनकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज़ थी बेटा। लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। अब लिबरल क्या सोचते थे कि जो अनकंट्रोल्ड पावर है, यानी कि सारे जो विशेष अधिकार हैं वो राजा को है या नॉबल्टीज़ को है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वो राइट्स जो इंडिविजुअल राइट्स है, यानी कि हर एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है, हर एक व्यक्ति को राइट्स मिलने चाहिए। और ये सब कौन कर सकता है? गवर्नमेंट, ना डायनेस्टिक रूलर नहीं कर सकता। डायनेस्टिक रूलर्स क्या होता है? यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है, या जो राजा की फैमिली में है, जो बेटी है, या जो भी है उसके परिवार के सदस्य हैं, वही जो है गद्दी के ऊपर बैठते हैं, उसको डायनेस्टिक रूलर्स बोला जाता है। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। लिबर्स क्या चाहते थे? कि ऐसी एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो जिसमें कानून इंटरप्रेट किए जाएं, वेल ट्रेंड जुडिशरी हो, और दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स और ऑफिशियल्स। यानी कि जुडिशरी के ऊपर किसी भी राजा का प्रभाव ना हो, इंडिपेंडेंट हो जुडिशरी, सभी को जो है जस्टिस मिले विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है बेटा कि जो लिबरल्स थे वो चाहते थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी कि सभी लोगों को राइट टू वोट हो, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। वो क्या नहीं चाहते थे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दे डिडंट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन वोट। सभी लोगों को नहीं हो, जिसमें क्या कहते थे वो? दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। उन लोगों को राइट टू वोट मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है। और दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। वुमेंस को बिल्कुल भी राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट थे। है तो वो लिबरल्स थे, सभी लोगों के बारे में सोचते थे, लेकिन अभी पूरी तरह से वो डेमोक्रेट्स नहीं हुए थे। डेमोक्रेसी में क्या होता है? चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वुमेंस को जो है राइट टू वोट से वंचित रखा। उन्होंने बिल्कुल जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, जो घोषणा की थी फर्स्ट 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के अंदर बना, तो उसमें जो वुमेन थी या लैंडलेस लेबरर थे और जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब दूसरी विचारधारा के लोग आ गए हैं, रेडिकल्स। वो क्या चाहते हैं? एक ऐसा नेशन हो जिसमें गवर्नमेंट जो है कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज़ पॉपुलेशन के द्वारा इलेक्ट हो। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट्स।
यहाँ पर जो वुमेन्स थी उन्होंने भी राइट टू वोट के लिए एक मूवमेंट किया जिसे सफ्रागेट कहते हैं। बेटा सफ्रागेट क्या होता है? फाइट फॉर राइट टू वोट। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। अब जो लिबरल्स थे उन्होंने जो लैंड ऑनर्स थे या जो वेल्दी क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, लिबरल्स की तरह ही उनका विरोध किया। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरी तरह अगेंस्ट नहीं थे, वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू। लेकिन वो कंसंट्रेशन की फेवर में नहीं थे कि प्रॉपर्टी है, अमीर है, तो सिर्फ वो पैसा जो है कुछ लोगों के हाथ में हो। जो भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मींस ऑफ इनकम है, उनके ऊपर सभी का अधिकार हो। तो वो इस तरीके की बात करते थे रेडिकल्स। वो एकदम से आमूल परिवर्तन चाहते थे। लिबरल्स की तरह ये नहीं चाहते थे कि धीरे धीरे उसमें कोई सुधार किया जाए। वे ये बिल्कुल एकदम से सत्ता पलट करना चाहते थे। राजा को गद्दी से इन्होंने हटा दिया। हमने रॉबस्पियर के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, तो वो रेडिकल्स ही थे। उन्होंने राजा को पकड़कर बंदी बना दिया और कुछ टाइम बाद उसको फांसी की सज़ा दे दी और 1 साल तक उनका रूल रहा। तो ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट थी, यानी कि प्रॉपर्टी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास ही नहीं होनी चाहिए, जो थर्ड स्टेट के पास भी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इनकम सोर्सेज होने चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए प्रोडक्शन की। तो कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। और थर्ड कैटेगरी के लोग आ जाते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं? रूढ़िवादी, जो ट्रेडिशनल होते हैं, पुरानी सोच के होते हैं, जो बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं करते। तो रेडिकल्स और लिबरल्स के बिल्कुल अपोज्ड थे कंजर्वेटिव, इनकी सोच बिल्कुल उनके से अलग थी। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी लोग थे, नोबल्टीज़ कह सकते हैं इसको, या पॉप वगैरह, तो उनमें कुछ चेंज आया उनकी सोच में। उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि रेवोल्यूशन हो गई थी, थर्ड स्टेट के लोग राजा के विरुद्ध खड़े हो गए थे, बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया कि जो चेंज है, नीड है उनकी। अर्लियर द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैज़ बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। 18th सेंचुरी तक वो बिल्कुल इसके विरुद्ध थे, भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रेवोल्यूशंस हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि थोड़ी जो है थर्ड स्टेट के लोगों को थोड़े बहुत राइट दे दिए जाएं, लेकिन जो किंगशिप है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। जो सिस्टम है ना फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का, वो सेम रहना चाहिए। थोड़े बहुत राइट दे देनी चाहिए ताकि लोग उनके अगेंस्ट ना हो। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड। अब 19th सेंचुरी तक वो एक्सेप्ट करने लग गए थे, यानी कि उनकी सोच में थोड़ा बदलाव आ रहा था। दैट सम चेंजेस वाज इनएविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। थ्रो स्लो प्रोसेस यानी कि चेंजेस लाएं, ये नहीं कि बिल्कुल ही बदलाव हो जाए। लोगों को जो राजा का सिस्टम था, जो राजा के पावर्स थी, उनको भी फॉलो करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और चेंज जो है वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से हो। नो डाउट कि वो बदलाव तो चाहते थे, लेकिन एक साथ नहीं। सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग दी सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल। अब ये जो अलग अलग विचारधारा हमने अभी पढ़ी, तो इससे क्या हुआ, क्लैशेस होने लगे, यानी कि अलग अलग सोच के लोग एक साथ कभी यस नहीं बोल सकते। तो उनकी विचारधारा की वजह से उनके अंदर क्या आने लगे, क्लैशेस। तो किस सोशल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें जो सोच में डिफरेंस था, उसकी वजह से क्लैशेस हो रहे थे। टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हैड डिफाइंड बोथ द लिमिट्स और पोटेंशियल ऑफ द पॉलिटिकल टेंडेंसीज़। जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज थी, सोच थी, वो बदलती जा रही थी। हम यहाँ पर 19th सेंचुरी की बात करें
तो हम इसको अभी नेक्स्ट डिफ़ाइन करेंगे कि लोगों के अंदर कैसे चेंजेस आए, कौन लोग थे जो लोगों की विचारधारा को बदल रहे थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, जो सोशलिज़म चाहते थे, उनको फ़िलोसफर्स भी बोला जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़े थे फ़िलोसफर्स, उनकी वजह से रेवोल्यूशन हुई थी। तो ये कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी पॉलिटिकल और सोशल बेस पर, वो किसकी वजह से हो रही थी? जो लोगों की विचारधारा थी, जो थिंकर्स थे, सोशलिस्ट थे, वो आम लोगों की सोच को बदल रही थी। ये टॉपिक यहीं तक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।